अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जा सकता। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको प्रणाम। सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। पेज नंबर खोलेंगे। सब पीडीएफ ओपन करेंगे, पेज नंबर खोलेंगे। इमेज स्टार्ट करिए, पेज नंबर खोलिए। सभी के पास पीडीएफ है। कोशिश किया कीजिए कि क्लास में विजुअल हो, ठीक। कभी बाहर नहीं, कोई इमरजेंसी में है, दर्द। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस में भी यदि आप फेस टू फेस दिखाई नहीं देते हैं तो ना आपको पढ़ने का कोई बेनिफिट होगा, ना क्लास अटेंड करने का कोई बेनिफिट। ठीक है, चलिए सब सीधे बैठेंगे। पुनीत जी बोलेंगे पेज नंबर। सबको याद है कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? जब भी पढ़कर रखा करो वहां पर एक टैग लगा दिया करो, ताकि ये पता चले कि मैं विद्यार्थी की तरह पढ़ रहा। सब देखकर बोलो कहाँ पढ़े रहे थे हम? 20। जिसको बोलेंगे तभी हम पढ़ेंगे, आगे बताएंगे कुछ। पेज नंबर ओपन करो और बोलो कि कहाँ से पढ़ना है। किस पॉइंट को डिस्कस किया था हम लोग ने लास्ट? ज्ञानयोग। पेज नंबर बोलिए। 16। ज्ञान योग से आगे भी हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, मेरा ये हो गया था, नेट नहीं था, चला गया था, तो उसके बाद कुछ पता नहीं। ज्ञान योग के बाद पढ़ेंगे भक्ति योग से। भक्ति ज्ञान योग योग के बाद दिख रहा है भक्ति योग, यहाँ से पढ़े। हाँ, भक्ति योग पढ़े। चलिए पढ़े। भक्ति योग। परमेश्वर के गुणों में प्रीति, उसके गुणों का कीर्तन, स्तुति करना एवं अपने को सर्वथा उसके अधीन मानकर समस्त कर्म और उसका फल भगवान को अर्पण कर देना। भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना तथा निरंतर
उसके नाम का स्मरण करते रहना भक्ति योग है। भक्ति योग से अति शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन नारद भक्ति सूत्र में किया गया है। भक्ति ज्ञान योग, कर्म योग तथा अन्य योग से भी ऊंची है। भक्ति ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं की जाती, बल्कि वह स्वयं सब इच्छाओं पर रोक लगाती है तथा भक्त वह होता है जो अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देता है। भक्ति ईश्वर के प्राप्ति, तीव्र अनुराग और दिव्य प्रेम का भक्ति ईश्वर के प्रति, हाँ, प्रति तीव्र लिखा है। हाँ, आपने सब एक साथ पढ़ दिया, एक अलग अलग पढ़िए। भक्ति ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग और दिव्य प्रेम का स्वरूप। ठीक है, चलिए अब इसे देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, मेरी स्लाइड को कंप्लीट कर। जब भी कोई छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना और कॉमा लग रहा हो किसी दूसरे एक वर्ड को ऐड करने के बाद, तो हमेशा उसके बीच में पॉज लेंगे, नहीं तो वो सब एक जैसे लगेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि भक्ति योग है क्या। ठीक, तो सभी को पता है भक्ति योग का मतलब, ऐसे हम लोग ने क्या समझ रखा है, भक्ति का मतलब है ईश्वर से हर समय कुछ ना कुछ डिमांड करना, मांगना चाहिए ईश्वर से, ये भी सच है क्योंकि और ईश्वर के सिवा देने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन कर्म अपना पहले पूरा करें, उसके बाद भगवान से कुछ मांगे। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, कर्म अपना पूरा नहीं करते, भगवान से मांगते पहले। ठीक, इसी कारण क्या होता है कि कई बार हमारी चीजें इनकम्प्लीट रह जाती, अधूरी रहती है। ठीक, तो पहली चीज क्या है, भक्ति का मतलब है कि पहले हमें जो चाहिए उसके लिए पूरा कर्म कर दें, फिर ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करें। एक दूसरा क्या है, भक्ति के लिए जितना जितना हम प्योरिटी, पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं, उतना ही हम सहज में भक्ति भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। हम कितना भी हम लोग ईश्वर की पूजा कर ले, लेकिन आप ये मान के चलना, यदि हमारे जीवन में पवित्रता का भाव नहीं है, स्वार्थ रहित जीवन नहीं है, तो आप भक्ति से बहुत दूर चल रहे हैं। ठीक, तो भक्ति का अर्थ सिंपल शब्दों में है कि अपना सब कुछ जो हमारे हाथ में है, करने योग्य है, वो 100% ऊर्जा के साथ उस कार्य को निर्दोष भाव से पूरा करें। उसके बाद ईश्वर के समक्ष अपने कार्य और अपने कार्य के परिणाम को रख दें कि हमारी जो हमारा सामर्थ्य था उतना हमने कार्य करने का प्रयत्न किया, अब इसका परिणाम क्या मिलेगा वो आपके हाथ। ये क्या है, ये भक्ति की एक सहज और सटीक डेफिनेशन है। अदरवाइज भक्ति का मतलब हम लोग बहुत तरीकों से समझते हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व को खराब कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कर्म। आगे पढ़ेंगे रीमा जी। माइक अनम्यूट करेंगे नीमा जी, माइक अनम्यूट करें। अंतकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना बहुत आवश्यक है। योग के मार्ग में चलने वाले मननशील पुरुष के लिए निष्काम भाव के कर्म करना ही योग प्राप्ति का हेतु या साधन कहा है। संकल्प निष्ठा में ज्ञान और योग निष्ठा में निष्काम कर्म की प्रधानता है। ज्ञान योग की साधना सीधी होने पर भी दुष्कर है, जिसे योग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग से युक्त होकर मनीजन शीघ्र ही ब्रह्म को मुनिजन योग से युक्त होकर मुनिजन शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को फल की कामना और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य समझकर करना प्रत्येक कर्म की सिद्धि, असिद्धि
तथा उसके फल के समभाव रखना, इंद्रियों के मार्गों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का परित्याग करके योग की साधना करना ही कर्म योग है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए योगाभ्यास करना कर्म योग कहलाता है। जैसे यज्ञ के लिए कुशा की आवश्यकता होती है, इसके लाने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो हाथों को आहत होने से बचाकर सावधानी से उसका चयन करके ले आए। ऐसे व्यक्ति का नाम कुशल प्रसिद्ध हुआ। बाद में किसी भी कार्य की कुशलता और सावधानी के साथ करने वाले व्यक्ति को भी कुशल कहा जाने लगा। कर्मों में कुशलता का यही अभिप्राय है कि कर्म तो किए जाए, परंतु उनके प्रति आसक्ति या फल की इच्छा का भाव कर्ता में ना रहे। किसी भी कर्म को कर्तव्य भावना से किया जाना चाहिए। यज्ञ अर्थात परोपकार के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधक का कारण बनता है। निष्काम कर्म के द्वारा योग रूढ़ होकर पुनः सब संकल्पों का परित्याग करना ही कल्याण का हेतु है। योग दर्शन के अनुसार कर्म योग के प्रमुख 4 प्रकार है। लय योग। एक मिनट रुकेंगे अनिमा जी। हाँ। ये लिखा हुआ है निष्काम कर्म के द्वारा योगारूढ़। ठीक, योग रूढ़ नहीं था, योगारूढ़। इसका मतलब होता है योग में स्थित, योग के मार्ग पर दृढ़ता से चलना, इसका अर्थ। ठीक, अब देखेंगे ये देखिए, ये उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसमें से जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं देखेंगे। योग दर्शन के अनुसार कर्म योग के 4 प्रकार। ठीक है, लय योग, मंत्र योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या इसको क्या करना है? लय योग, मंत्र योग, जब ये क्या है? योग दर्शन के अनुसार नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कह सकते हैं। योग दर्शन को यहाँ कट लगाएंगे, कट कर देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं, ये जो पूरा लिखा हुआ है लय योग, मंत्र योग, जप योग, हठ योग, राजयोग, इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे और इसके सामने लिखेंगे ये है महायोग अकॉर्डिंग टू हठ रत्नावली। ये है महायोग। मैम पेज नंबर क्या है? मैम पेज नंबर क्या है? 17 नंबर पे देखेंगे। ये आपने बताया था राजोपनिषद के अनुसार बताया था। तो जो उपनिषद है हमारा, राज उपनिषद है, और जो हमारी बुक का नाम है वो है हठ रत्नावली। ठीक है, कई बुक्स हैं, उपनिषद हैं, हठ योग के जो ग्रंथ हैं, वहां जितने भी हमारे हठ योग के ग्रंथ हैं, वो उपनिषद हो या अलग से जितनी बुक्स हैं, उन सब में ये सीक्वेंस है जिसे बोला जाता है महायोग। कहा जाता है कि महायोग के अंदर कितने योग है? 4 योग हैं, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग। ठीक, इन चारों को मिलाकर क्या बोलेंगे? महायोग। ये किसका कॉन्सेप्ट है? हमारा उपनिषद का और हठ रत्नावली बुक जो है। चलिए आगे पढ़ेंगे अब इसको। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों के सामंजस्य से ही संपूर्ण योग की उपलब्धि एवं सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। पातंजल योग दर्शन संपूर्ण योग है, क्योंकि इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म योग तीनों प्रकार आते हैं। पातंजलि के अनुसार ज्ञान के उदय होने पर ही साधक पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग,
द्वेष, अभिनिवेश से मुक्त होता है। भक्ति योग के द्वारा ईश्वर प्रणिधान करते हुए ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर की शरण में जाता है। वो चित्त की वृत्तियों पर अभ्यास वैराग्य अर्थात कर्म योग द्वारा नियंत्रण कर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के ये लक्षण होते हैं। सकारात्मक मानसिक परिणाम। क्या आप खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं? क्या आप अनिमा जी हाँ, देखिए, स्वस्थ हाँ स्वस्थ, हाँ स्वस्थ मानते हैं? क्या आप ज्यादातर खुश महसूस करते हैं? क्या आप ज्यादातर दिनों में खुद को संतुष्ट पाते हैं? क्या आप मनोवैज्ञानिक तौर पर स्थिर महसूस करते हैं? क्या आप सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं? 2. भक्तिगत निर्धारक। व्यक्तिगत निर्धारक, हाँ, आप स्थिति के अनुसार खुद को कितना ढाल पाते हैं? क्या आप समस्या का सामना करते हैं या भागने के रास्ते ढूंढते हैं? क्या आपको हिंसा की भावना होती है? क्या आपके साथ कोई हिंसा हुई है पिछले 12 महीने में? क्या आप वर्जिश या कोई शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से करते हैं? क्या आप शराब या अन्य नशा करते हैं? आपके लिए धर्म या आध्यात्मिकता कितनी जरूरी है? 3. पारिवारिक निर्धारक। क्या आपके परिवार के साथ संबंध ठीक है? क्या आप अकेले रहते हैं और आपको अकेला रहना खुशी मिलती है? फिर 4. सामुदायिक निर्धारक। आप कितना समय दोस्तों के साथ बिताते हैं? क्या आप बहुत अधिक या कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? आपके अपने सहपाठियों या सहकर्मियों से कैसे संबंध है? क्या आप काम या पढ़ाई करना पसंद करते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाए हैं? क्या आपके जीवन में कुछ सपने हैं जो आप पूरे करना चाहते हैं? अगर आपके अधिकतर जवाब सकारात्मक है तो आपकी मानसिक स्थिति स्थिर है। अगर इनमें से चारों से अधिक सवालों ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया है तो आपको मदद की आवश्यकता है। मैम आगे पढ़े। रुकेगी आप। ये क्या आपको ऊपर दिया गया है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। सकारात्मक परिणाम देखना है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो कितना सकारात्मक है। तो क्या क्या उसमें से पॉइंट्स हैं? सकारात्मक मानसिक परिणाम देख रहे हैं हम लोग, मानसिक स्थिति के। फिर व्यक्तिगत निर्धारक तत्व क्या क्या है, पर्सनली हम लोग कैसा फील करते हैं। उसके बाद है पारिवारिक, हमारी कंडीशन क्या है। कई बार होता है ना कि हम बाहर लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, अपने घर में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार हम दूसरों की समस्याओं को आसानी से समझ लेते हैं, बट अपनी जो पर्सनल इंडिविजुअल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस होते हैं, उनको हम नॉर्मली फेस नहीं कर पाते हैं। फिर है सामुदायिक निर्धारक। सामुदायिक में क्या है, वही जो ग्रुप में जब गैदरिंग में लोग होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब आप कैसा फील करते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये वो पॉइंट्स हैं। यदि आप इन सब में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से इनमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन्स हमें किसी से मदद की आवश्यकता है। ये टॉपिक क्या है आपका, सिलेबस का नेम क्या है जो कोर्स पढ़ रहे हैं,
योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो जब लिखा है लास्ट में कि यदि आप मानसिक रूप से किसी ने परेशान किया या आपके सवालों ने आपको परेशान किया, जो भी ऊपर बताए गए हैं उनमें आपको एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको किसी से मदद लेने की आवश्यकता है। तो ये मदद किससे लेंगे आप? काउंसलर से। ठीक, जो साइकोलॉजी के फील्ड में होते हैं वो काउंसलर, या जो योग में भी काउंसलिंग करते हैं उन लोगों से सपोर्ट लेना है, और फिर अपने लाइफ स्टाइल में किन चीजों की आवश्यकता है उनको सही समझकर अपनी लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव मैनर में चेंज करने का एक प्रयास करें, और धीरे धीरे फिर हम सफल भी हो जाएंगे। अब देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, क्योंकि सबसे अधिक यदि हमारे मानसिक पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, वो कौन डाल रहा है? सोशल मीडिया। कई बार होता है कि हम लोग कुछ चीजें नहीं भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हर समय हम लोग गलत ही सोच रहे हैं, लेकिन वो चीजें हमारे सामने ऐसी उपस्थित हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है वो कब हमारे अंदर नेगेटिविटी लेकर आ जाती है। कई बार आप देखेंगे जो छोटे बच्चे वो तो टोटली अननोन है, टीन एज में जाने टोटली अननोन है, आप उनको गलत गलत पिक्चर्स, अचानक से टीवी चल रहा है कुछ भी आ रहा है, टीवी में ऐड आ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आप कुछ क्लिक भी नहीं कर रहे तब भी एक्सेस ना देखने वाली चीजें आ रही है, बाहर बोर्ड बैनर लगे हुए, छोटे बच्चों को नहीं पता है कि इसका क्या है, लेकिन जो वो देख रहे हैं उसका उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो क्या है कि इन सब जो सोशल मीडिया है ये हमारे चिंतन को, हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसको पहले समझना है और फिर इससे कैसे हम बच पाए इसका हमें प्रयास करना है। पढ़ेंगे अनुमति जी यहाँ से आगे। मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। एक खुशहाल जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हम खुश रहकर भी खुश नहीं है। सोशल मीडिया हमें हर रोज किसी बात को लेकर हीन भावना पैदा करता है। जैसे एक कॉलेज का छात्र फुटबॉल में बहुत अच्छा है, लेकिन हर रोज वह दोस्तों की, उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ तस्वीरें देखकर हीन भावना से भर जाता है और यह सोचने लगता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वह ज्यादा खुश होता। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है जिससे हम बच नहीं सकते और ये कभी ना कभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दोस्तों को यकीन जानिए में भी इस तरह की हीन भावना और यकीन जानिए के बाद फुल स्टॉप कर दीजिए, फिर मैं भी इस तरह की हीन भावना और ईर्ष्या का सामना कर चुकी हूँ, लेकिन जब कभी मुझे ऐसा लगा है कि मैं किसी से कम हूँ तो मैं अपने डायरी में वो चीजें लिखने लगती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जैसे मेरी क्षमताएं, मेरा परिवार। लेकिन सबसे अधिक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस जीवन के लिए और इसके बाद के जीवन के लिए। दुनिया के कई स्टडीज में ये बात निकल कर आई है कि सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल यानी इसका ओवरडोज यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और ऐसा उन किशोरों के साथ ज्यादा होता है जो पहले से अवसाद, तनाव या चिंता की ज्यादा शिकायत करते हैं। ऑनलाइन होना जुड़ने, सीखने और महत्वपूर्ण फील्ड को
शेयर करने का शानदार अवसर उपलब्ध करता है, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बिना सोचे समझे एक दिन में सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं? जानने के बाद बिस्तर पर जाने से पहले, खाने के दौरान या मेट्रो और गाड़ी में सफर करते हुए आप फौरन सोशल मीडिया अकाउंट ये देखने के लिए खोलते हैं कि नया क्या है, बिना अंदाजा लगाए कि सूचना से अपडेट रहने की आदत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधा नायर के मुताबिक सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से सोशल मीडिया की लत लग सकती है, जो इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य की आम समस्या हो गई है। डॉक्टर बताते हैं, सोशल मीडिया की तरफ लोगों के जाने का मुख्य कारण कमेंट्स, शेयर की शक्ल में मिलने वाली तत्काल मान्यता है। इससे शरीर में डोपामाइन के नाम से जाना जाने वाला हैप्पी हार्मोन जारी होता है, जो लोगों को बार बार सोशल मीडिया की तरफ ले जाने को प्रेरित करता है। ऑनलाइन होना जुड़ने, सीखने और महत्वपूर्ण फीड को शेयर करने का शानदार अवसर उपलब्ध करता है, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। क्या आप मैम इसको फिर से दिया है क्या, जो ऊपर लिखा था? फिर ये वही रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है। कुछ अलग दिया, कुछ लाइन अलग है। पढ़ लें? हाँ, इसको पढ़ दीजिए, कुछ है, पढ़ दीजिए पूरा। ऑनलाइन होना जुड़ने, सीखने और महत्वपूर्ण फीड को शेयर करने का शानदार अवसर उपलब्ध करता है, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बिना सोचे समझे एक दिन में सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं? बस रुक जाए, ठीक, बस यही तक रिवीजन ठीक था कि एक दिन में हम लोग कितना टाइम सोशल मीडिया में बिताते हैं। ठीक, देखो एक चीज समझिए, जब भी हम लोग अपना ऑनलाइन अगर टाइम यूज करने की बात करें तो देखेंगे कि जब भी हम मोबाइल यूज करते हैं या कुछ भी ऑनलाइन जो भी हम लोग के पास गैजेट्स हैं, उनको टूल्स को यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे जिस काम के लिए हम बैठते हैं, ऐसा नहीं हम आपको बोल रहे हैं, हमने अपने आप में भी फील किया, जो हम लोग इतना एक्सपर्ट होकर पढ़ते हैं, कई बार आप देख रहे हैं कोई दूसरी चीज लगेगी कि आपको इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, और आप वहां क्लिक कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा, देखने के बाद यूज करते हैं मोबाइल, कि आप इस ट्रैक से भटक जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे कि आप किस लिए जुड़े थे, किस लिए आपने मोबाइल ओपन किया। तो पहला काम क्या करना है कि मोबाइल में बिल्कुल ध्यान रहे कि मोबाइल को क्या करना है, जिस टॉपिक के लिए सर्च कर रहे हैं, जो मैटर, उसको ही ओपन करें, एक्सपर्ट्स को देखें, क्योंकि इस समय अगर आप मोबाइल में ये डालें ना कि पेन को कि कैप को हटाते कैसे, तो ये भी डालेंगे तो कम से कम 50 लोग आ जाएंगे उसमें। ठीक, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस चीज को सर्च करने जा रहे हैं वो उसके एक्सपर्ट कौन है, और उनको देखें। इस समय अक्सर क्या हो रहा है कि जो YouTube में जितनी भी चीजें बहुत रेयर है, इसलिए पहले हमने गूगल पे सर्च करी है। जो चीज में जे आपको ऑथेंटिक मैटर चाहिए उसे गूगल पे सर्च किया, क्योंकि गूगल अभी ऑथेंटिक है, वहां पर इतने सारी चीजें नहीं आएंगी। फिर गूगल पे जो फ्रंट पे जो होते हैं वो सबसे ऑथेंटिक होते हैं, जो फ्रंट पे आ रहे होते हैं, बस उनमें से जाकर आप उस मैटर को फाइनल करिए। YouTube में क्या है
कि यहाँ पर फ्रॉड मैटर बहुत सारा, छोटे छोटे लोग जिन्होंने भी 1 महीने योग सीखा है ढंग से सीख भी नहीं पाए, वो भी योग के बारे में बता रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। अभी कुछ दिन पहले अभी हम एक जगह गए थे, योग का ही पूरा बना हुआ है, योग केंद्र है और आयुर्वेद का पंचकर्म का औषध, पंचकर्म मतलब ऑल इंडिया में कुछ जगह है, उसमें से चित्रकूट के पास एक जगह है, वहां पे भी पंचकर्म का वर्क होता है, बहुत अच्छा सा मतलब वो काम होता है पंचकर्म पर आयुर्वेद में। तो वहां पर बाहर एक नोट लगा हुआ था, उसको देखा अच्छा भी लगा, ये आप लोग भी इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नोट क्या था और वो हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो नोट लगा हुआ था, उस पर एक निर्देश के फॉर्म में, कृपया जूते, चप्पल और YouTube का ज्ञान बाहर छोड़कर आए। कृपया जूते, चप्पल और YouTube का ज्ञान बाहर छोड़कर आए। वो थोड़ी देर तो लगा, आश्चर्य हुआ, फिर ध्यान से समझ में आया कि YouTube का ज्ञान क्या है। इस समय लोग YouTube का ज्ञान रख रहे हैं, जरा सी बात पूछो वो कहेंगे YouTube में देखा था। YouTube में कौन था क्या था कुछ पता नहीं है, बट YouTube में देखा था। तो इसलिए कुछ भी सर्च करना हो आपको, कोई भी मैटर किसी भी चीज के बारे में, तो हमेशा गूगल पे सर्च करें, फिर गूगल पे सर्च करके उस वहां वीडियोस को देख लेंगे। अब वो YouTube में आ रहे हैं उन्हें ओपन करेंगे, लेकिन YouTube में डायरेक्ट ओपन ना करें। या फिर आपको ये पता हो, जैसे अभी हम हैं, हमें पता है कि हमको मेंटल हेल्थ पे देखना है, तो कौन से एक्सपर्ट हैं, ऑल इंडिया में है, बाहर हैं, तो हम केवल उन्हीं को क्लिक करेंगे। तो YouTube में भी उनके वीडियो पड़े हैं, गूगल से सर्च करेंगे तो गूगल से आ जाएगा वो मैटर। तो जो मैटर हमें देखना है उसको, अगर आपको पर्टिकुलर नाम पता है तो YouTube में सर्च करिए। तो सोशल मीडिया से आप बचेंगे, समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी। और यदि आपको नहीं पता है और आप कुछ सर्च करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर नाम नहीं पता है जिससे एक्सपर्ट का, तो गूगल पे सर्च करें, ठीक। क्योंकि सोशल मीडिया को भी यूज करना आना चाहिए। दूसरा, व्हाट्सएप के दिन भर मैसेज मत पढ़िए, जितने ज्ञान आते हैं उनको वहीं ब्लॉक कर दीजिए। व्हाट्सएप पे हर दिन ऐसे मैसेज आएंगे जैसे लगता है पूरी दुनिया बिल्कुल नैतिकता के सिद्धांत पर चल रही है। जो भेज रहा है व्यक्ति, उसको अपने व्यक्तित्व का पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया का यूज करिए और एक टाइम डिसाइड करिए कितनी देर यूज करना है। और जो अच्छी चीजें हो, हमारे पर्सनालिटी को ग्रूम करती हो, हमारे व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग करती हो, उन चीजों को देखें। जो आपका काम है पर्टिकुलर उसको देखें, बाकी यूट्यूब को बंद कर, ठीक। तो ये क्या है, सोशल मीडिया से सेफ होने का सबसे अच्छा तरीका। और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल उतनी देर दीजिए जितनी देर आप वहां बैठे हैं, अदरवाइज मोबाइल रख दीजिए। चलिए आगे पढ़ेंगे इसको, एक मिनट बताते कहां से। ये पढ़ेंगे, लत के नतीजे में दिमाग और शरीर की सेहत होती है प्रभावित। कुनी जी अब आप पढ़ेंगे, माइक अनम्यूट करेंगे। कहाँ से मैम रुकिए, पेज नंबर 20। हाँ 90 या 20 मैम, 20। हाँ मैम, लत के नतीजे में लत के नतीजे में दिमाग और शरीर की सेहत होती है प्रभावित। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मानसिक सेहत में सुधार लाने के लिए उपाय करने में देर नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा इससे आपको दूसरी गतिविधियों में शामिल होने का समय भी मिलता है। इस बात को समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आने वाला फीडबैक वास्तविक नहीं होता है। दूसरे उपाय के तौर पर आप नए शौक की तलाश कर सकते हैं। आप ऐसे गतिविधि या शौक को अपनाएं जिसमें स्क्रीन टाइम शामिल ना हो, यानी उसमें आपको मोबाइल के इस्तेमाल ना करना पड़े। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कटौती लाने की खातिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखने में मदद कर सकता है।
अगर स्थिति बेकाबू होती है या आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करने में सक्षम नहीं पाते हैं तो प्रोफेशनल की मदद से छुटकारा पाने की कोशिश करें। सही समय पर मदद लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया। स्वास्थ्य मनोविकास के लिए जो अभ्यास और प्रक्रिया फलीभूत सिद्ध हुई है इस प्रकार है। तो 1 है आवेगों को बस में रखने का अभ्यास करना और उन्हें किसी सुकार्य की ओर प्रेरित करना। दूसरा है छोटी मोटी घटनाओं से अपने को व्यथित ना होने देना। और तीसरा है व्यर्थ की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए भय पर विजय पाना। चौथा है वास्तविकता का आवश्यक दृढ़ता से सामना करना। पांचवा जीवन के प्रति रुचि और आस्था का भाव उत्पन्न करना। छठा अपने सामर्थ्य पर विश्वास रख स्वावलंबी बनना। सातवां है दूसरे के विचारों का आदर करना। और आठवां है अपने विचारों का व्यवस्थित रूप से नियमन तथा नियंत्रण करने का अभ्यास करना और उनको किसी कल्याणकारी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। 9 है जीवन के प्रति वास्तविकतापूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाकर सुख दुख में समत्व बुद्धि द्वारा अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाना। 10 है विनोदशील प्रवृत्ति द्वारा जीवन की कठोरता और व्यग्रकारी समस्याओं को दूर करना। तथा 11 है चित्त को एकाग्र कर अपने कार्य में रुचि उत्साह और तल्लीनता उत्पन्न करना। मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की व्यवस्थानुसार सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण इस प्रकार हैं। वह वास्तविकता का ध्यान रख अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है। वह अपनी योजना पहले ही निश्चित कर लेता है किंतु भावी से भयातुर नहीं होता। यह नित्य नहीं उठने वाली समस्याओं का सामना करता है। वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता है और समझाता है कि अन्य भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखते हैं। वह अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अत्यधिक उत्कृष्ट और ना हीन समझता है। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपना कर्तव्य निश्चित करता है। वह अपने परिवेश एनवायरमेंट को यथासंभव अपने अनुकूल बना होता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उससे सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वह समत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। वह व्यक्ति संतोषी और प्रसन्नचित्त रहता है और भय क्रोध प्रेम द्वेष निराश अपराध दुश्चिंता आदि आवेगों से व्यथित वह व्यक्ति संतोषी और प्रसन्नचित्त रहता है और भय क्रोध प्रेम द्वेष निराशा अपराध दुश्चिंता आदि आवेगों से व्यथित नहीं होता। 2 बार पढ़ लिया। वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता है। मनुष्यों के गुण दोष उसके स्वभाव आचरण तथा मान्यताओं से जाने जाते हैं। माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बालक में व्यक्तित्व का विकास होता है और उसकी धारणाएं दृढ़ हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्यता की दशा में 5 व्यवस्थित विचारधारा है। 5 और 7 विनोदशीलता तथा 1 जीवन के प्रति रुचि। 3 आत्मगौरव का भाव। 4
सहिष्णुता तथा दूसरों के विचार का आदर। 6. जीवन के प्रति सदुद्देश्य पूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण। 8. अपने कार्यों में मनोयोग और तल्लीनता। 2. साहस और स्वावलंबन का वृद्धि की धारणाएं स्वभावतः पृष्ठ होने लगती है। अस्वस्थ दशा में इनका अभाव सा होता है। शिक्षा और अभ्यास द्वारा इन स्वस्थ भावों का अपनाना चाहिए। ये अभी हम लोग ने किन पॉइंट्स को देख रहे थे कि एक व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति यदि अच्छी रखनी है तो किन किन बातों पर ध्यान दें। ठीक है, वो सारे हम लोगों ने पॉइंट्स देखे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम स्वस्थ हैं। तो अब आते हैं हम लोग, जितने अभी पॉइंट्स हमने टोटल अभी डिस्कस किए हैं, इसमें आपने रीड किए हैं, इनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। उनका ब्रीफ में इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो यदि हमें अपनी दिनचर्या ठीक रखें तो हमारा जीवन कैसा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो रात का सोने का टाइम है वो सही होना चाहिए। पहली चीज, जिसका रात का सोने का टाइम ठीक नहीं है वो सुबह टाइम से नहीं उठे। तो रात में यदि 9 से 10 आप सो जाते हैं तब आप सुबह समय पर उठेंगे। ठीक, कम से कम सूर्योदय से पहले तो सभी को उठना चाहिए। सूर्योदय के बाद यदि उठ रहे हैं तो आप कितना भी कोशिश कर ले, आपको पूरे दिन का पता नहीं चलेगा कि दिन का रूटीन कैसे मेंटेन किया जाए, और स्वास्थ्य भी आपका खराब होता है। तो सबसे पहला क्रम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? रात को समय पर सोएं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें। उसके बाद जिन कामों को पहले करना है ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से काम मॉर्निंग में किए जाते हैं, कौन से दिन में किए जाते हैं, कौन से शाम में किए। ऐसा ना हो कि जो दिन को करना है उसे सुबह करने लगे, सुबह के काम को दोपहर, दोपहर के काम को शाम को कर रहे हैं, तो ये सब क्या सब आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारा रूटीन फिक्स हो। फिक्स का मतलब ये नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सब कुछ फिक्स्ड नहीं हो सकता है वहां पर, लेकिन इतना तो हो कि कम से कम कभी कभी ऊपर नीचे चीजें भले ही हो जाएं किसी सिचुएशन के कारण, लेकिन मोस्टली हमें पता होना चाहिए कि हमारा टाइम क्या है। तो अर्ली मॉर्निंग यदि हम नहाकर भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद 1 घंटे योग सभी को करना चाहिए। यदि 1 घंटे योग अभ्यास नियमित आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। ठीक, कभी हो सकता है किसी कारण जाना पड़े, लेकिन अक्सर आपको डॉक्टर के पास जाना हो रहा है तो आप फिर गलत जीवन शैली जी रहे हैं। उसके बाद जो दिन का रूटीन है उसमें क्या क्या ध्यान रखना, जो भी आप कार्य करें उसको कार्य आराम से करें, लेकिन आप अपने भोजन करने का समय जरूर ध्यान रखें। भोजन में भोजन की मात्रा का ध्यान रखें, भोजन की गुणवत्ता का ध्यान रखें, भोजन में मौसम का ध्यान रखें, अपने शरीर की प्रकृति का ध्यान रखें। ये सब यदि भोजन में ध्यान रखेंगे तो भोजन से ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर के स्वास्थ्य पर ही आपका मन प्रभावित होता है, मन पर ही आपके रिश्ते टिकते हैं, समाज के, परिवार के, और सामाजिक स्थिति पर ही आपकी आध्यात्मिक स्थिति डिपेंड है। तो यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन सही रहेगा। दूसरा, कोई भी काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करें और बात उतनी ही बोले जितना पूरा करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ फंस जाते हैं? अपनी बात करने, सबसे ज्यादा बात करने पर फंसते हैं। तो जितना हमारी क्षमता है उतना ही निर्णय करें कि हम ये काम करेंगे, अदरवाइज बड़ी बड़ी बातें ना करें। दूसरा, जो काम लें उसे डेडलाइन पर कर दें। रात को सोने से पहले अपने डेली के हिसाब जो भी हैं, लेन देन का, कोई बड़ी चीजें हैं, उन सबको डायरी में नोट कर दें। तो देखेंगे आपका जो पूरा दिन है ठीक से गुजरेगा, रात को आपको नींद भी ठीक आ जाएगी। कभी कभी तो सबके जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन हर दिन यदि हम परेशान हैं तो हमारी जीवन शैली में कहीं ना कहीं हमारी कुछ फॉल्ट हो रही है, जिसके कारण हमारी दिनचर्या, रूटीन, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप, प्रोफेशन में सब जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है।
तो ये प्रॉब्लम्स को हमें ही सॉर्ट आउट करना है, दूसरा कोई इसमें सोल्यूशन नहीं। ठीक, तो ये सब क्या है, ये वो चीजें हैं जो अभी हम लोग जो पॉइंट्स देख रहे थे, उन पॉइंट्स का एक जीस्ट था, एक कंक्लूजन था कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को, जीवनचर्या को अच्छा रखें, अपने व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करें। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। कल पूरा जो हमने पढ़ा है पीडीएफ, एक बार इसका रिवीजन लेंगे, फिर क्लास में आएंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, left eye, then open your eye.